हेलो दोस्तों। अपने ज़्यादातर लाइफ के लिए Cult.fit ने फिटनेस टेक होने के एक कन्वीनियंट लेबल को पहना हुआ था। ये एक ऐसी ऐप है जिसके पास कस्टमर्स के बारे में बहुत सारा डेटा है और अपेरेंटली एक एआई भी है जो डिसाइड करता है कि अगला जिम कहाँ ओपन करना चाहिए। शायद ओमनी चैनल फिटनेस प्लेटफॉर्म इसके लिए एक बेटर डिस्क्रिप्शन हो सकता है। पर लेबल्स किसी बिजनेस को चलाने और समझने में उतने ज़्यादा यूजफुल नहीं होते। तो एक नंबर देखते हैं जो इसे बेटर समझा सकता है। मार्च 2026 तक Cult.fit 6,331 लोगों को एम्प्लॉय करता था। उनमें से 3,529 ट्रेनर्स थे और बाकी 1,665 इसके सेंटर्स चलाते थे। टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट में काम करने वाले लोगों का नंबर सिर्फ 125 था और वो रेशियो ही कंपनी है। Cult.fit क्लियरली एक जिम्स का बिजनेस है जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर लगाए हुए हैं जिसके साथ लीसेस, ट्रेनर्स, फ्लोर स्पेसेस और ट्रेडमिल्स का एक फिजिकल ऑपरेशन है। ये Cult.fit को समझने के लिए एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपनी बनाता है क्योंकि एक ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस के पास ब्रिक एंड मॉर्टर इकोनॉमिक्स होती हैं, जैसे रेंट, यूटिलाइजेशन, फुटफॉल और ये कि क्या लोग एक्चुअल में आते भी हैं। वहीं ऐप लेयर इन सभी चीज़ों को अजीब तरीके से लेकिन थोड़ा बहुत इंट्यूटिव तरीकों से भी अफेक्ट करता है। तो ये पूछने की बजाय कि आईपीओ चीप है या नहीं, आइए कुछ ज़्यादा यूजफुल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम Cult.fit के बिजनेस को समझते हैं और वो सवाल पूछते हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या ये काम करता है या नहीं। सबसे पहले हम कंपनी के दो बिजनेसेस को समझेंगे। उसके बाद हम कंपनी के रिपीट बिजनेस के बारे में समझेंगे। हम कंपनी के एसेट लाइट नेचर, ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस, इसके प्रोडक्ट्स और इसके प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले कंपनी के दो बिजनेसेस के बारे में समझते हैं। जी हाँ, Cult.fit एक ब्रांड में दो कंपनीज हैं। पहली जिम एक्सेस, ग्रुप क्लासेस, पर्सनल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स, एट होम वर्कआउट्स के साथ फिटनेस सर्विसेज का एक सब्सक्रिप्शन है जो मोस्टली कल्ट पास मेंबरशिप के थ्रू बेची जाती है। फाइनेंशियल ईयर 26 में ये लगभग 1198 करोड़ रुपीस लाया या रफली 70% रेवेन्यू। दूसरी एक्टिव वेयर, फुटवेयर, ट्रेडमिल्स, मसाजर्स, एक्सेसरीज जैसे प्रोडक्ट्स हैं जो इसके अपने स्टोर्स, इसकी ऐप या ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के थ्रू बेचे जाते हैं। वो लगभग 523 करोड़ रुपीस था। ऑब्वियसली सर्विसेज ज़्यादा प्रेडिक्टेबल बिजनेस है। मेंबर्स अपफ्रंट पे करते हैं, आइडियली वापस भी आते हैं और उन्हें अपसेल भी किया जा सकता है। प्रोडक्ट साइड एक फिटनेस ब्रांड पर लगे हुए रिटेल ऑपरेशन जैसा है। और ये आईपीओ प्राइमरीली इसके सर्विसेज इंजन पर एक बेट है। आपको लग सकता है कि आप पूरा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम खरीद रहे हैं, पर पूरे इकोसिस्टम के पास अभी भी काफ़ी कुछ प्रूव करना बाकी है। हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। कम से कम इसकी सेटिंग प्रॉमिसिंग है। इंडिया का ऑर्गेनाइज फिटनेस मार्केट जिसमें नेबरहुड सेटअप्स के बजाय ब्रांडेड जिम शामिल हैं, वो फिटनेस सर्विस मार्केट का लगभग सिर्फ 12% है और 2030 तक ये 17 to 19% तक पहुंच सकता है। फिटनेस सेंटर मेंबरशिप पॉपुलेशन का लगभग सिर्फ 1% है। तो जिस बात का आंसर मिलना बाकी है वो ये है कि क्या Cult.fit अपने एग्जिस्टिंग पोटेंशियल से सबसे ज्यादा गेन कर सकता है या नहीं, और इंपॉर्टेंटली क्या इंडिया पहली बार में इस ट्रेजेक्ट्री पर जाता भी है या नहीं। देखो, हर जिम मेंबरशिप ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट एक छोटी बेट होती है। लोग जनवरी में जोरों शोरों से साइन अप करते हैं और सिर्फ कुछ महीनों के बाद ही रुक जाते हैं और अप्रैल तक ट्रेडमिल्स खाली हो जाती हैं। नए लोग जो फिट होना चाहते हैं उन्हें ढूंढने की बजाय एग्जिस्टिंग पहले से फिट कस्टमर्स को रोक कर रखना ज़्यादा आसान होता है और ये रिन्यूअल्स ही एक सब्सक्रिप्शन मॉडल को वायबल भी बनाते हैं। यहाँ Cult.fit के पास एक इंप्रूविंग स्टोरी है। इसका रिटेंशन रेट फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग 41% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 26 में लगभग 51% हो गया है। ये प्रोग्रेस है, पर इसे अच्छे या बुरे जैसे डिस्क्राइब करना मुश्किल है। हम इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि लगभग इसके आधे मेंबर्स रिन्यू नहीं करते। ये एक टिपिकल लोकल जिम से तो बेटर हो सकता है, पर एक सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन की स्टिकीनेस से ये बहुत कम है। जो चीज़ इस इंप्रूवमेंट को बिलीवेबल बनाती है वो ये है कि ये कहाँ से आ रहा है। मार्केटिंग स्पेंड, मतलब वो पैसा जो बिजनेस उन मेंबर्स को रिप्लेस करने के लिए बर्न करेगा जिन्हें वो खोता है, वो फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू के लगभग 20% से गिरकर फाइनेंशियल ईयर 26 में 10% हो गया है। उसी दौरान लगभग 39% नए पेड मेंबर्स रेफरल्स के थ्रू आए हैं। ये एक एनकरेजिंग सिग्नल है कि ब्रांड को रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए कम पेड एड्स की जरूरत पड़ रही है। पर्सनल ट्रेनिंग भी उसी तरफ पॉइंट करती है। ये एक साल में 73% ग्रो होकर 122 करोड़ रुपीस हो गई और अब सर्विसेज रेवेन्यू का 1/10 है। ये एक ऐसी कंपनी है जो नए कस्टमर्स को एंडलेसली चेज करने की बजाय एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पर अपनी ग्रिप बढ़ा रही है। पर यह कहना मुश्किल है कि ये बड़े स्केल पर हैबिट फॉर्मेशन का कोई एविडेंस है भी या नहीं। Cult.fit ये डिस्क्लोज नहीं करता कि किसी भी गिवन मंथ में पेड मेंबर्स का कितना शेयर एक्टिव है या 2024 में ज्वाइन करने वाले मेंबर्स का एक बैच 2 या 3 साल बाद कैसे बिहेव करता है। वो ऐसे नंबर्स हैं जो स्टिकीनेस के बारे में ज्यादा अच्छे से समझाएंगे।
अब ये देखते हैं कि कल्ट अपने जिम्स कैसे चलाता है। इसके 3 तरीके हैं। इसके 708 सेंटर्स में से सिर्फ लगभग 218 जिम्स हैं। कल्ट इन्हें खुद बिल्ड करने के लिए पे करता है और पेरोल्स भी खुद फिल करता है, फुल कॉस्ट कैरी करता है, पर सबसे ज्यादा कंट्रोल और पैसे का सबसे बड़ा शेयर भी रखता है। बाकी 490 सेंटर्स या लगभग 69% 2 लाइटर फॉर्म्स में आते हैं। पहला एक फ्रेंचाइज सेंटर है जो एक पार्टनर के कैपिटल के साथ बिल्ड होता है, पर कल्ट के अपने ब्रांड, सिस्टम्स और ट्रेनर्स के अंडर चलाया जाता है, जिसमें दोनों साइड्स रेवेन्यू स्प्लिट करती हैं। फिर एक लाइटर मार्केट प्लेस जिम है जिसे कल्ट ना तो बिल्ड करता है और ना ही इसे स्टाफ करता है, पर यह जिम सिंपली कल्ट पास ऐप में प्लग्ड होता है ताकि मेंबर्स वॉक इन कर सकें, जिसमें कल्ट ऑपरेटर को हर उस मेंबर के लिए पे करता है जिसे वो सेंड करता है। फाइनेंशियल ईयर 26 में 75% से ज्यादा नए सेंटर्स इन 2 एसेट लाइट रूट्स के थ्रू ही आए थे। कॉस्ट के स्टैंड पॉइंट से ज्यादा एसेट लाइट जिम्स बिल्ड करने की अपील ऑब्वियस लगती है, पर ट्रेड ऑफ्स भी वैसे ही हैं। ये जितना ज्यादा एसेट लाइट होने की तरफ मूव करता है, इसे हर एक रुपये का उतना ही हिस्सा एक पार्टनर को देना पड़ता है, और फ्लोर पर एक्चुअल में क्या होता है इस पर इसका कंट्रोल उतना ही कम हो जाता है। इसके फ्रेंचाइज और मार्केट प्लेस सेंटर्स को मिलाकर रेवेन्यू का 64% कल्ट मेंबर्स को सर्विसेज देने के लिए उनके एक्चुअल ओनर्स को जाता है। एसेट लाइट होना फ्री नहीं है, पर एक्चुअल कैश के अलावा कल्ट ब्रांड कंट्रोल पर भी एक सैक्रिफाइस करता है। देखो, जब एक मेंबर एक ओवरक्राउडेड और बैडली स्टाफ जिम में जाता है तो वो फ्रेंचाइज पार्टनर को ब्लेम नहीं करता, वो कल्ट.फिट को ब्लेम करता है। कल्ट ग्रो करने के लिए पार्टनर्स पर जितना ज्यादा डिपेंड करेगा, इसके ऑडिट्स और ऐप बेस्ड मॉनिटरिंग को उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा, ताकि सैकड़ों लोकेशंस पर एक्सपीरियंसेस को वो कंसिस्टेंट रख सके जिन्हें वो फुल्ली ओन भी नहीं करता। कल्ट.फिट खुद को इंडिया का सबसे बड़ा फिटनेस ब्रांड कहता है, और सेंटर काउंट के हिसाब से ये अगले प्लेयर के साइज से 4 गुना से ज्यादा बड़ा है। पर नेशनल पे एक कंडीशन है, सिर्फ 4 सिटीज इसके फिटनेस सेंटर रेवेन्यू का लगभग 90% लाई, और वो कॉन्सेंट्रेशन 2 साल पहले 85.5% से बढ़ा ही है। बेंगलुरु अकेले 247 सेंटर्स चलाता है और सिटी के जिम मार्केट का 30% से ज्यादा शेयर ऑक्यूपाई करता है। ये एक ऐसी कंपनी है जो कुछ मेट्रोस में डोमिनेंट है और लगभग बाकी हर जगह वीक है। नेशनली फिटनेस सर्विस मार्केट में इसका शेयर सिर्फ 4 to 6% है। वो 4 सिटीज इंडिया के फिटनेस सर्विसेज मार्केट का सिर्फ लगभग 40 to 42% है, पर बाकी का 58 to 60% उन सिटीज में है जहां कल्ट मुश्किल से ही कुछ कमाता है। कल्ट टॉप 100 सिटीज में एक्सपैंड करना चाहता है, जिसे 2 फॉर्मेट्स लीड कर रहे हैं। कल्ट एलीट मतलब इसका हाइब्रिड जिम प्लस क्लासेस फॉर्मेट, और कल्ट नियो मतलब एक लीनर वैल्यू फोकस जिम जिसका एम प्राइस कॉन्शियस मास मार्केट पर है, जो इंडियन फिटनेस डिमांड का बल्क भी है। पेपर पर नियो स्मॉलर सिटीज के लिए सही वेपन है, पर ये वही बेट है जो अनप्रूवन है। वो इकोनॉमिक्स जो हायर इनकम्स और प्रीमियम फॉर्मेट के लिए पे करने के लिए विलिंग लोगों के साथ हाई डेंसिटी सिटीज में काम करती है, वो शायद टीयर 2 सिटीज के ट्रिप में सर्वाइव ना करे, जहां पे करने की विलिंगनेस कम है और ट्रेनर की सप्लाई भी कम है। ये मॉडल काम करता है या नहीं, यही कल्ट.फिट के एक बहुत अच्छे मेट्रो बिजनेस होने और जेन्युइनली नेशनल होने के बीच का डिफरेंस होगा। अब हम दूसरे बिजनेस पर आते हैं। प्रोडक्ट पिच 1 मिलियन मेंबर्स वाले फिटनेस ब्रांड के लिए तो अच्छा है। इफेक्टिवली कल्ट के पास बहुत सारे वर्कआउट डेटा का एक्सेस है। इससे उनके कस्टमर्स को एक D2C लेबल के मुकाबले ज्यादा इजीली शूज और अपैरल सेल कर पाना चाहिए, और कुछ हद तक ऐसा हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 26 में प्रोडक्ट सेल 60% बढ़ रही हैं, पर ध्यान से देखने पर यह इकोसिस्टम ब्लरी हो जाता है। प्रोडक्ट सेगमेंट अभी भी पैसे लूज करता है। प्रोडक्ट सेल्स का सिर्फ लगभग 1 क्वार्टर कल्ट के अपने स्टोर्स और एप्स के थ्रू आता है, जबकि लगभग 39% थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस के थ्रू चलता है। प्रोडक्ट रेवेन्यू का सिर्फ लगभग 32% उन लोगों से आता है जो फिटनेस मेंबर्स थे, जो दिखाता है कि क्रॉस सेलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। और तो और जिन डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स को ये स्टॉक करता है उनका नंबर डबल हो गया है। ये सब ओवरऑल बिजनेस की इकोनॉमिक्स को चेंज कर देता है। एक तरफ आपके पास एक सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है, पर वो मेसी वर्किंग कैपिटल साइकिल्स के साथ मिक्स हो गया है, जिसे कंज्यूमर रिटेल डिमांड करता है। अपैरल और फुटवेयर ब्रूटली कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज हैं, जहां डिकैथलॉन, नाइकी और एडिडास जैसे लीडर्स भी प्रेजेंट हैं। लास्टली हम कंपनी के बॉटम लाइन पर आते हैं। कल्ट.फिट का एडजस्टेड एबिटा फाइनेंशियल ईयर 26 में फाइनली 145 करोड़ रुपीस पर पॉजिटिव हुआ। ये रेवेन्यू के 10% से कम है। ये एक टर्निंग पॉइंट जैसा दिखता है, पर उस फिगर का एक बड़ा हिस्सा वन ऑफ गेन्स और अकाउंटिंग एड बैक्स हैं, ना कि जिम चलाने से अर्न किया गया पैसा। उन्हें हटा के रियल ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत वीक है, और एक बार जब हर एक कॉस्ट काउंट कर ली जाती है तो कल्ट.फिट ने साल के लिए फिर भी 252 करोड़ रुपीस लूज किए। कैश फ्लो के साथ कल्ट.फिट के पास एक माइलस्टोन और एक कैच दोनों थे।
पहली बार सालों तक इसे बर्न करने के बाद Cult.fit के डे टू डे ऑपरेशंस ने एक्चुअली फाइनेंशियल 26 में लगभग 94 करोड़ रुपीस का पॉजिटिव कैश जनरेट किया। पर इसने नए जिम्स बिल्ड करने और पुराने वालों पर रेंट पे करने में उससे ज्यादा खर्च कर दिया। ये बैलेंस शीट पर लगभग 900 करोड़ रुपीस के लीज कमिटमेंट के साथ दिखता है, जो हमें फाइनली इसके आईपीओ पर लाता है। कल्ट फ्रेश कैपिटल में 950 करोड़ रुपीस रेज कर रहा है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एक पैरेलल ऑफर फॉर सेल में शेयर्स का एक बड़ा ब्लॉक सेल भी कर रहे हैं। रेज्ड कैपिटल का सबसे बड़ा यूज नए फिजिकल जिम्स बिल्ड करना होगा। दूसरा सबसे बड़ा उन जिम्स पर रेंट पे करना है जिसे ये पहले से चलाते हैं, और जिन लोन्स को ये क्लियर करना चाहते हैं वो खुद जिम्स ओपन करने के लिए ही लिए गए थे। उन तीनों के लिए फ्रेश कैपिटल का लगभग 2/3 या लगभग 614 करोड़ रुपीस फिजिकल फ्लोर स्पेस, इसके रेंट और इसे बिल्ड करने के लिए रेज डेट में जा रहा है। ये भी नोट करने लायक है कि कंपनी ने अभी तक अपने नए जिम्स के लिए लोकेशंस नहीं चुने हैं या वेंडर्स के साथ फाइनल डील साइन नहीं की है। तो ये 2030 तक 3 साल में डिप्लॉय किए जाने वाले एस्टिमेट्स हैं, रेडी प्रोजेक्ट्स नहीं। आपको क्या लगता है, क्या इसका आईपीओ Cult.fit के बिजनेस को स्टेबल बना पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।